हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के इस क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 7 में हम लोग आज महाभोज उपन्यास कंप्लीट कर लेंगे और इस पर जो भी हमारा कंटेंट है और जो भी पीवाईक्यूज़ आए हैं उनको एक बार देखेंगे। ठीक है, तो महाभोज उपन्यास को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात याद करा देना चाहता हूँ जो मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि जैसे कहानी के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि कहानी में आपको चरित्रों के नाम याद रखने के लिए कहा था और चरित्रों के नाम याद रखने के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण उद्धरणों को ध्यान में रखना है और उद्धरणों के साथ साथ 1 से 2 बार एग्ज़ाम से पहले उस घटनाक्रम को पढ़ के जाना है। ठीक है, कि उस कहानी विशेष में क्या है, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी और यही बात आपको उपन्यासों के क्रम में भी यही बात ध्यान रखना है और इसी तरीके से महाभोज उपन्यास को भी आपको अप्रोच करना है कि मैंने पिछले क्लास में भी क्लास 6 में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि महाभोज उपन्यास को पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ने का मतलब मेरा ये था कि कहीं से आप उसका कथासार या घटनाक्रम एक बार देख लीजिए कि क्या उसका घटनाक्रम है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं और आप एग्ज़ाम हॉल में या जहाँ कहीं पर भी आंसर राइटिंग करते हो तो आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो और एग्ज़ामिनर तक आपकी बातें अच्छे से पहुंचती हैं और इसी क्रम में आपको चरित्रों के नाम भी याद हो जाते हैं। तो घटनाक्रम, चरित्रों के नाम और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण, ये चीज़ आपको इस उपन्यास में भी या आगे के अन्य उपन्यासों में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो महाभोज उपन्यास के प्रमुख चरित्रों पर आपको नज़र दौड़ानी है। ये महाभोज उपन्यास की एक प्रति है जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाभोज उपन्यास के बारे में एक बेसिक बात जो मैं आपको बता दूं कि यह उपन्यास 1979 ईस्वी में रचित हुआ है। तो कहीं पर भी कुछ भूमिका वगैरह लिखो महाभोज उपन्यास का या किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में लिख रहे हो तो जैसे महाभोज कहीं पर शब्द आपने भूमिका में लिखा तो ब्रैकेट में 1979 लिख दिया। ठीक है, तो एग्जामिनर को एक अच्छा मैसेज जाता है कि आपको तथ्यात्मक जानकारी भी है। ठीक है, और लेखिका का नाम लिखना है। ठीक है, कि लेखिका कौन है? मनु भंडारी हैं। मनु भंडारी राजेंद्र यादव की पत्नी है और हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श के ऊपर महत्वपूर्ण लेखनी चलाने वाली साहित्यकार हैं। और फिर इसके अलावा यहाँ पर एक लाइन आती है उपन्यास की शुरुआत में ही कि दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्निलीक के लिए जो बिसु और बिंदा तक ही नहीं रुकती। ये वाली लाइन आपको ध्यान रखना है और इस लाइन का क्या मायने है ये मैं आगे आपको अभी बताऊंगा जब मैं कंटेंट आपको बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इस लाइन के माध्यम से समाधान का संकेत किया गया है। समाधान का संकेत मतलब कि जैसे ये उपन्यास जो है वो राजनीतिक और भ्रष्ट प्रशासन को लेकर के यह उपन्यास लिखा गया है, तो उसी भ्रष्ट व्यवस्था का समाधान के रूप में ये लाइन नजर आती है उपन्यास में कि दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्निलीक के लिए जो बिसु और बिंदा तक ही नहीं रुकी रहती। मतलब आगे भी बिसु और बिंदा जिस तरीके से उस प्रशासन और उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिसु और बिंदा के ना होने से या बिसु और बिंदा तक ही वो क्रांति की लहर नहीं रुक जाएगी, उसके आगे भी वो क्रांति कंटिन्यू रहेगी। तो ये लाइन उस ओर इशारा करती है जो मैं अभी आगे और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, एक यहाँ पर एक लाइन आती है जो थोड़ा सा गौर करने लायक है। मनु भंडारी उपन्यास की शुरुआत में भूमिका में कुछ ये लिखती हैं कि जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? ये मनु भंडारी उस ओर इशारा कर रही हैं कि एक्चुअली जब नई कहानियाँ लिखी जा रही हैं या नए उपन्यास लिखे जा रहे हैं, नए दौर के उपन्यासों में अक्सर ये देखा जा रहा है कि इस दौर के जो उपन्यास हैं वो मन के स्तर पर अत्यधिक विश्लेषण पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, या इस दौर के उपन्यास जो हैं वो स्व तक सीमित हो गए हैं, सेल्फ सेंट्रिक ज़्यादा उपन्यास लिखे जा रहे हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर ही या एक व्यक्ति के चिंतन, मनन या संघर्ष पर ही ज़्यादा केंद्रित हो गया है, समाज को भूल गए हैं। तो इसी बात को मनु भंडारी ने यहाँ पर उपन्यास की बिल्कुल शुरुआत में इस बात को ही इंडिकेट किया है कि जब घर में आग लगी हो, घर में मतलब समाज में,
ठीक है, एक समूह में, ऐसा समझ लीजिए कि जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना, कि सिर्फ अपने मन के स्तर पर ही द्वंद्व रखना और मन के स्तर पर ही विश्लेषण करते रहना, अंतर जगत में बने रहना, या उसी का प्रकाशन करना, या खुद ही अप्रासंगिक क्या और उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता। उसी पर चोट कर रही हैं कि आप केवल अपनी बात, अपने संघर्ष, अपने विचारों पर ही उलझे रहोगे तो फिर समाज के बारे में कौन देखेगा, समाज की समस्याओं को कौन उजागर करेगा। तो ये बात मनु भंडारी इस उपन्यास के माध्यम से दिखाना चाह रही हैं कि समाज में तो इतना राजनीतिकरण हो रखा है अपराध का, और इतनी भ्रष्ट व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो उस पर लेखनी क्यों नहीं चल रही है, उस पर साहित्य क्यों नहीं लिखा जा रहा है। तो और जबकि किसी एक व्यक्ति विशेष का संघर्ष, एक व्यक्ति विशेष के मन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो इसी पर गहरा प्रहार करते हुए मनु भंडारी ने अपने इस उपन्यास की शुरुआत में ये बात रखी है। तो ये एक बात हो गई। और फिर उसके बाद ये उपन्यास की प्रति मैं लेकर के आया हूँ, और ये मैं जो कुछ भी PDF यहाँ पर दिखाऊंगा वो सब टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ इस उपन्यास की पहली ही लाइन है कि लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, और यहाँ पर जो लावारिस लाश है वो बिसु की है, ठीक है। और बिसु की उस लावारिस लाश को गिद्ध, मतलब यहाँ पर एक गिद्ध का प्रतीक है, यहाँ पे गिद्ध प्रतीक के तरीके से है, जिसका तात्पर्य है कि नेताओं से है, भ्रष्ट प्रशासन से लिया जा रहा है, ठीक है, नेता लोगों से या भ्रष्ट प्रशासन से उसका तात्पर्य लिया जा रहा है। जो बिसु की मौत पर जिस तरीके से नेता लोग राजनीति करते हैं और किस तरीके से बिसु की मौत को चुनावी मुद्दा बना करके वो अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उस ओर कहीं ना कहीं ये प्रतीकात्मक जो वाक्य है ये उसी ओर इशारा कर रहा है कि लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, ठीक है। गांव सरोहा है, और कुल मिलाकर के मैंने इसको समराइज करने के लिए एक इधर कुछ आगे पेजेस हैं, ये उपन्यास की प्रति है, ये मैंने डाउनलोड करके रखा था। किंतु मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने महाभोज पूरा उपन्यास नहीं पढ़ा है, तो वो कुछ जैसे यूट्यूब पर कुछ लोगों ने महाभोज उपन्यास को संक्षिप्त में बताया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा पात्र परिचय बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि एक करेक्टर है बिसु दा साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं, शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सुकुल बाबू जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, विरोधी पार्टी के नेता हैं। सक्सेना SP हैं, ठीक है, जो कि हरिजनों की आवाज़ को कायम रखते हैं। लखन सिंह हो गए, दा साहब का विश्वास पात्र है, और सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी है लखन सिंह, ठीक है, और जो कि सुकुल बाबू के मुकाबले खड़ा किया जाता है, ठीक है। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। पांडे जी ये छोड़िए। फिर उसके बाद DIG सिन्हा का नाम ध्यान रखना है। दत्ता बाबू मसाल साप्ताहिक के संपादक हैं, ठीक है, और ये सब नाम आप छोड़ सकते हो। महेश का नाम ध्यान रख सकते हो कि रिसर्च स्कॉलर है, ठीक है। हीरा बिसु के पापा हैं। बिंदा बिसु का अभिन्न मित्र है। रुकमा जो है वो बिंदा की वाइफ है, ठीक है। जोरावर सिंह सरोहा का जमींदार है, ठीक है, और ये सब नाम आप छोड़ सकते हो। तो इस तरीके का कुछ संक्षिप्त में यूट्यूब से पढ़ लेना है, और ये कुछ प्रमुख जो पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा उपन्यास रहता है, इन चरित्रों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये चरित्र क्या है, इनके पास क्या दायित्व है, और ये किस भूमिका में उपन्यास में आगे रह रहे हैं, ठीक है। तो पात्र परिचय बस आपको ध्यान रखना है। घटनाक्रम एक बार यूट्यूब से कहीं से देख लेना है, उससे आपको घटनाक्रम रिलेट हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण जो मैं अभी कंटेंट पढ़ाते हुए आपको बताऊंगा, तो उस पर एक बार नज़र दौड़ा लेनी है, ठीक है। ये मैंने वैसे संक्षिप्त में यहाँ पर दिया हुआ है, और ये मैं
टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो हम दृष्टि के अपने प्रिंटेड नोट्स पर चलते हैं और यहाँ पर महाभोज उपन्यास जो कि 1979 ईस्वी में लिखा गया है, इसके ऊपर क्या कुछ प्रिंटेड नोट्स में कंटेंट है और इस कंटेंट का यूज करते हुए किस तरीके से हम PYQs को अप्रोच करेंगे उसको एक बार देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कंटेंट दिया हुआ है वो संवेदना पक्ष को लेकर के कंटेंट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बात बतानी है कि जब मैं आपको कहानी वाला खंड पढ़ा रहा था तो उस टाइम पर मैंने आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से बताई थी कि हर एक कहानी में आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है कि इस कहानी का क्या संवेदना पक्ष है और इस कहानी की क्या शिल्पगत विशेषताएं हैं, और इसी से आपका यूपीएससी का हर एक क्वेश्चन आप इसी बात से अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। अब विशेषताएं हैं, क्या शिल्पगत विशेषताएं हैं, ठीक है। अब संवेदना पक्ष में मैंने आपको बताया था कि संवेदना का मतलब होता है सम प्लस वेदना। इसका मतलब हुआ, सम मतलब हुआ बराबर और वेदना मतलब हुआ पीड़ा, दुख, समस्या, ठीक है, पीड़ा, दुख, समस्या। तो इसका मतलब हुआ कि लेखक या लेखिका या साहित्यकार किस पीड़ा, दुख या समस्या के बराबर आपको लेकर के जाना चाहते हैं, ये संवेदना पक्ष में आपको लिखना होता है। शिल्पगत विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई शिल्पी किसी मकान का या किसी का कुछ निर्माण करता है, उसी तरीके से जब भी आपसे शिल्पगत विशेषताएं पूछी जाएं तो 6 तत्व जो हमने पढ़े थे उन्हीं पर हमको बातचीत करनी होती है। जैसे कथानक हो गया, चरित्र योजना, कथानक, चरित्र योजना, कथानक, चरित्र योजना, उद्देश्य, भाषा शैली, संवाद अथवा कथोपकथन और देश काल वातावरण। तो ये 6 तत्व हो गए। तो अब यही चीज़ उपन्यास में भी आपको ध्यान रखनी है कि कोई, जैसे हम गोदान भी पढ़ेंगे या दिव्या पढ़ें या महिला आंचल पढ़ें, जो ये 4 उपन्यास हमारे सिलेबस में लिखे हैं, तो इन चारों उपन्यासों में बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि इनका जो संवेदना पक्ष है और इन उपन्यासों की जो शिल्पगत विशेषताएं हैं, बस इन पर आपको कंटेंट तैयार कर लेना है। बाकी यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है वो ढंग आपको आना चाहिए, और वो ढंग मैं आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ। होपफुली आप वो ढंग, वो अप्रोच एक बार सीख जाओगे आप, तो आपका पेन नहीं रुकेगा और आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये जो दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स है, इस कंटेंट का किस तरीके से उपयोग करना है, ठीक है। तो बस संवेदना पक्ष पर कुछ पॉइंट्स तैयार कर लो और कुछ पॉइंट बस शिल्पगत विशेषताओं पर तैयार कर लो, और आपके सारे क्वेश्चंस और भविष्य में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी आप करने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है। तो संवेदना पक्ष में हम चलते हैं कि इसकी संवेदना क्या है। महाभोज उपन्यास में किन किन वेदना, किन किन पीड़ा या किन किन समस्याओं के बराबर मनु भंडारी पाठक को ले जाना चाह रही हैं, पढ़ने वाले को लेकर के पाठक के मन में चोट कर रही हैं, किन किन समस्याओं पर, ठीक है। तो इसमें पहली जो बात है वो ये है कि इसमें जो संवेदना पक्ष में जो पहला जो कंटेंट देखने को मिल रहा है वो है लेखिका का दृष्टिकोण, की लेखिका ने ये उपन्यास क्यों लिखा, क्यों इस समस्या को उठाया है, ठीक है। तो वो मैंने अभी आपको भूमिका में बताया था, जब अभी मैं उपन्यास की प्रति आपको दिखा रहा था, तो उसमें भूमिका में ये बात स्पष्ट रूप से मनु भंडारी लिखती हैं कि उन्होंने ये उपन्यास इसलिए लिखा है कि वो अंतर जगत में ही सिर्फ बनी रहना नहीं चाहती हैं। उनका मानना है कि मतलब जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता। तो वो उस सामाजिक यथार्थ को दिखाना चाहती हैं, और सामाजिक यथार्थ में उस समय राजनीतिक स्तर पर उठापटक थी, अत्यधिक भ्रष्ट व्यवस्था देखने को मिल रही थी। तो उसी का हूबहू यथार्थ वर्णन मनु भंडारी ने इस उपन्यास के माध्यम से किया है। एक ये भी लाइन आती है उसी भूमिका में कि संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा हो, इसे मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति ऋण शोध के रूप में देखती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जिस परिस्थितियों से बड़ी हुई हूँ, जिन परिस्थितियों ने मुझे
बड़ा किया है, जिन परिस्थितियों ने मुझे पाला पोसा है, मैं उसी परिस्थिति को, उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए, कि हो सकता है कि मेरे साहित्य के माध्यम से उस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आए, तो उसी का ऋण उतारने के लिए, उसी परिवेश का ऋण उतारने के लिए, उसी परिवेश को यथार्थ रूप से लिख रही हूँ। और हो सकता है कि मेरे साहित्य के माध्यम से उस यथार्थ में, उस परिवेश में कुछ परिवर्तन आ सके। तो वही बात यहाँ पर मनु भंडारी लिखती हैं कि मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति ऋण शोध के रूप में देखती हूँ। ठीक है, तो होपफुली ये वाली लाइन आपको समझ में आ रही होगी। तो पहली बात तो यही संवेदना पक्ष में आपको लिखना है कि लेखिका का दृष्टिकोण क्या है, कि लेखिका क्यों इस भारतीय राजनीति में जिस तरीके से भ्रष्ट व्यवस्था थी उसको क्यों इतना यथार्थ रूप से उसका जिक्र क्यों कर रही हैं, क्या उसके पीछे का दृष्टिकोण है, क्यों इस समस्या के बराबर पाठक को लेके जाना चाहती हैं। तो लेखक का दृष्टिकोण शुरू में संवेदना पक्ष में आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे संवेदना पक्ष में दूसरी बात जो आपको लिखनी है कि राजनीतिक विकृति। अब यूपीएससी सीधे सीधे भी एक बार क्वेश्चन पूछा है, वो मैं अभी आपको पीवाईक्यूज दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि महाभोज उपन्यास का संवेदना पक्ष लिखे। तो संवेदना पक्ष वाला जब क्वेश्चन आएगा तो भूमिका में तो आप स्पष्ट रूप से यही बात लिख देना कि महाभोज ब्रैकेट में 1979 उपन्यास जिसकी लेखिका मनु भंडारी हैं, ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय राजनीति की समसामयिक स्थिति का या तत्कालीन स्थिति का जिक्र किया है, जिसमें भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था, भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था का जो घिनौना रूप है उसको चित्रित करने का प्रयास किया है। कुछ इस तरीके की बात करते हुए भूमिका लिखनी है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखिका का दृष्टिकोण थोड़ा बहुत बताना है, फिर राजनीतिक विकृतियों को बताना है कि महाभोज की जो मूल समस्या है वो राजनीतिक विकृति है। ठीक है, और इसमें चरित्रों के नाम के माध्यम से कि जो शुक्ल बाबू हैं वो कहते हैं कि ज्योतिष पर अनंत विश्वास है शुक्ल बाबू की, नीलम तो अभी पिछले महीने ही पहना और देखो रंग लाया बिसु की मौत, लगता है जैसे थाली में परसकर मौका आ गया उनके सामने। शुक्ल बाबू कौन है? शुक्ल बाबू सरोहा से चुनाव के प्रत्याशी हैं और भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं शुक्ल बाबू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है कि जब बिसु की मौत हो जाती है तो दा साहब जो है वो गांव पहुंचते हैं और दा साहब हीरा को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पर ये एक उद्धरण आता है कि जब दा साहब उसे गाड़ी में बैठने को कहा तो एकदम हकबका हो गया, जिंदगी में कब नसीब हुआ उसे गाड़ी में बैठना, और वह भी दा साहब की गाड़ी में। दा साहब के इस बड़प्पन के आगे सभी नतमस्तक हो आए। बड़े बूढ़ों को तो सबरी और निषाद की कथाएं याद हो आई, किसी किसी को ईर्ष्या भी हो रही है हीरा से, बेटे तो ना जाने कितनों के मरते हैं पर ऐसा मान। तो ये एक उदाहरण हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। राजनीतिक विकृति के ऊपर 3 से 4 बार यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, और इसकी भूमिका, इसकी मेन बॉडी को कैसे क्या अप्रोच करना है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। बस ये कंटेंट और ये महत्वपूर्ण उदाहरण जो मैं आपको रिकॉल करवाते हुए चल रहा हूँ, बस इसे ध्यान रखो। एक तो ये शुक्ल बाबू वाला उदाहरण ध्यान रखो कि ज्योतिष पर अनंत विश्वास है शुक्ल बाबू का, नीलम तो अभी पिछले महीने, और ये जब दा साहब उसे हीरा को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं, तो ये वाला उदाहरण भी राजनीतिक विकृति को एग्जामिनर के सामने अच्छे से दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण 2 उदाहरण है। ठीक है, एक यहाँ पर एक बात आती है कि दा साहब के दोगले चरित्र को यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से मनु भंडारी ने दिखाया है कि बात को अपने से, अपने मन में होने वाली उथल पुथल से काट कर भी किया जा सकता है, यह गुर कोई दा साहब से सीखे। इस बात को यहाँ पर दिखाया है कि दा साहब जो है वो अंदर कुछ सोचते हैं और बाहर कुछ कहते हैं, और बाहर जो भी कहते हैं वो बहुत नपा तुला कहते हैं, व्यक्ति के हिसाब से कहते हैं, परिस्थिति के हिसाब से कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ। सामाजिक विकृति में 2 सामाजिक विकृतियां इसमें इस उपन्यास में है। पहली है जाति संघर्ष और दूसरा है गांव शहर का द्वंद्व। तो जाति संघर्ष तो आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि जैसे ये एक लाइन आती है जाति संघर्ष में कि महीने भर पहले ही की तो बात है, गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी आदमियों सहित। ठीक है, एक्चुअली एक बेलछी कांड हुआ था जिसके बारे में मैं यहाँ पर अलग से लिख दिया हूँ कंटेंट कि बेलछी कांड जो है 27 मई 1977 को बिहार के पटना से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित बेलछी गाँव में हुआ था। ठीक है, और इस
संहार में 11 दलितों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, और उसी बेल्छी कांड को आधार बना करके, क्योंकि 1977 में ये घटना घटी थी और 1979 में ये रचित उपन्यास है, तो कहीं ना कहीं बेल्छी और जो मुख्य चरित्र है जिसकी हत्या हो गई है बिसु, वो भी दलित समाज से आने वाला एक व्यक्ति है। तो पूरी तरीके से बेल्छी कांड से रिलेटेड है ये उपन्यास, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जब भी आप सामाजिक विकृति वाला पॉइंट लिखो तो उसमें बेल्छी कांड का भी जिक्र करके अपने कंटेंट को और इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो सामाजिक विकृति में बस आपको दो ही बात रखना है, एक तो जाति संघर्ष और एक गांव शहर का द्वंद्व। और जाति संघर्ष में ये वाला एक उदाहरण कि महीने भर पहले ही की तो बात है, गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी आदमियों सहित। ठीक है, ये बेल्छी कांड की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, और जोरावर का ये एक स्टेटमेंट है। जोरावर जो है वो व्यक्ति है जो सरोहा में मतलब एक धनाढ़ जमींदार के रूप में दिखाया गया है, और किस तरीके से जमींदार या सामंत लोगों की क्या सोच थी उस पर चोट की गई है कि इन हरिजनों, इस वर्ड पे गौर करना है कि दलित समाज को लेकर के मतलब चोट ज़्यादा की जा रही है। ठीक है, और इसी बात को लेकर के यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, वो अभी हम पीवाईक्यूज जब करेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, वहाँ पर ये जोरावर का जो ये उदाहरण है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस क्वेश्चन में। ठीक है, वह जोरावर कहता है कि इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुका कर रहते थे, झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी, और ये ससुरे सीना तान कर आंखों में आंखें गाड़ कर बात करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता यह सब हमसे। तो ये उदाहरण जोरावर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब और इसके अलावा ये दो उदाहरण ही मेन है जो जाति संघर्ष को अच्छे से दिखा रहे हैं, और बेल्छी कांड का जिक्र कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंटेंट आता है कि दा साहब जो हैं वो हरिजनों के वोट लेकर सत्ता में पहुंचे हैं, पर शुभ चिंतक जोरावर के हैं। अब सरोहा के चुनाव में सुकुल बाबू हरिजनों की भावनाओं में तूफान पैदा करके सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, पर उनकी अपनी मानसिकता निम्न तबकों के प्रति घृणा से ही भरी है। वे सोचते हैं क्या सोचते हैं कि अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे तब बात बनेगी, पर इन नीची जाति वालों का कुछ भरोसा नहीं। मतलब जो दा साहब है वो तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ही, लेकिन जो सुकुल बाबू हैं, सुकुल बाबू वोट जो है वो हरिजनों का ही चाहते हैं कि हरिजन लोग वोट दे दें, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये बात भी सोचते हैं कि इन नीची जाति वालों का कुछ भी भरोसा नहीं है। ठीक है, मतलब इस तरीके की मानसिकता है, इस तरीके का दोगला चरित्र है नेताओं का, उसकी ओर इशारा किया गया है। ठीक है, ये जाति संघर्ष में इस बात को इस उद्धरण का भी जिक्र कर सकते हो। बाकी महत्वपूर्ण यही दो उद्धरण है। ठीक है, जाति संघर्ष के बाद जो गांव और शहर का द्वंद्व के रूप में एक अन्य सामाजिक विकृति जो है उसको भी इस उपन्यास में स्पष्ट रूप से दिखाया है, और जो यहाँ पर इसके बारे में कंटेंट भी है कि भारत का जो अधिकांश आबादी है वो गाँव में ही बसती है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो शक्ति है जो वो शहरों में ही केंद्रित है, कि शक्ति हमेशा शहरों में केंद्रित रही है। ठीक है, और जब ये बेल्छी कांड की घटना हो गई, या इस उपन्यास के विशेष संदर्भ में जब बिसु की मौत की घटना का जिक्र जब शहरों में पहुंचता है, तो शहर वाले किस तरीके से उस घटना को सिर्फ अखबार के पन्नों तक ही सीमित रख करके और उस पर हल्की सी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो कि इस उपन्यास में एक उद्धरण के माध्यम से मनु भंडारी ने दिखाया भी है। वो उद्धरण मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा देखा, देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पुत गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया शायद, ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपट कर निकला, ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब और चलता रहेगा? और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगी की तरह अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। तो ऐसा कुछ गांव और शहर में किस तरीके का मतलब स्थिति है
किस तरीके से गांव में कोई घटना होती है वो शहर पहुंच करके उसकी क्या कंडीशन रहती है, ये कुछ दिखाया गया है इस उपन्यास में। ठीक है। और गांव और शहर की जो खाई है, जो आर्थिक रूप से जो गांव में पिछड़ापन और शहरों में जो आर्थिक रूप से समृद्धता है, उसको एक तरीके से उस उपन्यास में दिखाया गया है। ठीक है। तो सामाजिक विकृति में जाति संघर्ष और गांव शहर का द्वंद्व, ये दोनों बातों पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है। फिर एक संवेदना पक्ष में जो थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, थर्ड या कहें कि फोर्थ पॉइंट, क्योंकि पहला पॉइंट लेखिका का दृष्टिकोण हो गया, दूसरा पॉइंट सामाजिक विकृति, दूसरा पॉइंट राजनीतिक विकृति, तीसरा सामाजिक विकृति और चौथा ये बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका। ठीक है। अब बुद्धिजीवी वर्ग में किन किन चरित्रों के माध्यम से मनु भंडारी ने चोट किया है, तो उसमें जो पहला नाम आता है वो है दत्ता बाबू का पहला नाम आता है। ठीक है। मसाल पत्रिका के संपादक दत्ता बाबू। ठीक है। दत्ता बाबू के माध्यम से मनु भंडारी ने दिखाया है, यहाँ पर उसके बारे में कंटेंट आता है कि रोज ही कागज रंगने वाले के लिए भी लिखना इतना संकट का काम हो सकता है, या पहली बार महसूस किया दत्ता बाबू ने। 2 लाइनें लिखते और 4 काटते। इस समय अपने लिखे को अपनी नज़रों से नहीं वरन दा साहब की नज़रों से देखकर तौल परख रहे थे दत्ता बाबू। तो दत्ता बाबू और दा साहब के बीच में बातचीत हो जाती है, और मशाल पत्रिका जो शुरू में बिसु की मौत को लेकर के बहुत सक्रिय रूप से जो खबरें प्रकाशित कर रही थी, वो खबरें अब सरकार की तरफ से और सरकार को ध्यान में रख करके या दा साहब को ध्यान में रख करके वो कंटेंट का प्रकाशन होने लगा है। तो किस तरीके से दत्ता बाबू जो हैं वो दत्ता बाबू की कलम अब दा साहब के हिसाब से चलने लगी है, ये बात उपन्यास में दिखाई गई है। ठीक है। तो एक चरित्र हैं बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका में दत्ता बाबू की किस तरीके से वो दा साहब के गुलाम हो गए हैं। ठीक है। दूसरा जो चरित्र है वो है महेश का चरित्र है। ठीक है। महेश जो कि रिसर्च के लिए आया हुआ है गांव में, और महेश जो है वो अपने रिसर्च में ही पूरी तरीके से केंद्रित है, और गांव की समस्याओं को लेकर के वो उदासीन है। वो उसको केवल पेपरों तक या कागज़ों तक ही महेश ने उसको सीमित करके रखा है, और इसी बात से वो जो बिसु है वो महेश से लड़ता भी है, और महेश से कहता है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही अगर इस तरीके से कागज़ों तक सीमित हो जाएंगे या अपनी कलम को या अपनी आवाज़ को नहीं रखेंगे लोगों के सामने, तो फिर और अन्य कोई दूसरा या अन्य कोई अशिक्षित वर्ग से आने वाला व्यक्ति किस तरीके से अपनी बातें रखेगा। तो इसी बात को उजागर करते हुए महेश का ये एक उद्धरण आता है कि केवल नाराज ही नहीं, लड़ता था बाकायदा हमसे कि आपसे पढ़े लिखे लोग खाली तमाशबीन ही बनकर बैठे रहेंगे तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा। जहां दिन दहाड़े इतना जुल्म होता है वहां कोई कैसे अलग थलग बैठकर खाली कागज पोतता रह सकता है। तो ये बात, ये महेश और बिसु के माध्यम से जो बात आई है, जो उद्धरण आया है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बुद्धिजीवी वर्ग में दत्ता बाबू और महेश का नाम आपको ध्यान रखना है। और बुद्धिजीवी वर्ग में शहर के लोगों का भी जिक्र कर सकते हो कि शहर के लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं इस संवेदनशील मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर, उसका जिक्र कर सकते हो कि उनके लिए थोड़ी देर के लिए उनको कुछ कड़वापन लगता है, कुछ उनका भाव बदलता है, लेकिन उनके द्वारा ना कोई एक्शन ना कुछ, और किस तरीके से वो आगे बढ़ जाते हैं एक बार का पन्ना पलट करके, वो बात आप यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग में ये 2-3 चरित्रों 2-3 वर्गों का जिक्र करके अपनी बात को रख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको गौर करने लायक है कि यहाँ पर एक लाइन आती है कि लेखिका की समस्या ठीक वही है जो अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस कविता
लिखते समय मुक्ति बोध के सामने जो समस्या है और वह यह कि बौद्धिक वर्ग प्रायः सुविधाओं के सामने बिका हुआ है। अब इस लाइन को मैं बहुत डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। क्यों समझाना चाहता हूँ? क्योंकि ये आप जब भी कोई आंसर राइटिंग आप करोगे, कोई भी महाभूत से संबंधित उत्तर लिखोगे, तो वहाँ पर ये वाला जो तुलनात्मक अध्ययन है, ये आपको दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको नहीं लिखा होगा और आपने अगर लिख दिया इस तुलनात्मक अध्ययन को, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा अगर महाभोज के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। अब जैसे महाभोज पर प्रश्न आया कोई भी, तो उसमें आपने मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं, मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं और श्रीकांत वर्मा की जो रचनाएं हैं, श्रीकांत वर्मा, इनकी रचनाओं से आप तुलना करके अपने प्रश्न को इफेक्टिव बना सकते हो। श्रीकांत वर्मा की रचना है मगध, मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में, अंधेरे में, और एक इनकी रचना है ब्रह्म राक्षस, एक इनकी रचना है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। ठीक है। तो ये दो रचनाएं हैं जिसमें मुक्तिबोध ने अपनी इन रचनाओं के माध्यम से मध्य वर्ग किस तरीके से मध्य वर्ग के मन में किस तरीके से द्वंद्व रहता है इसको दिखाया है, और यही सेम समस्या को श्रीकांत वर्मा ने मगध कविता के माध्यम से दिखाया है। ठीक है। अब यहाँ पर मध्य वर्ग की समस्या क्या है? जैसे ये मध्य वर्ग का कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब मध्य वर्ग के व्यक्ति में ये लालसा हमेशा से रहती है कि वो उच्च वर्ग में पहुंच जाए, ठीक है, और वो भी उच्च वर्गों की तरह हाव भाव और उच्च वर्गों की तरह अपनी शान शौकत दिखाने लगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि ये जो मध्य वर्ग है, ये मध्य वर्ग निम्न तबके से उठा हुआ है और इसलिए यह निम्न तबके के संघर्ष को भी जानता है, तो इस मध्य वर्ग वाले इस व्यक्ति के मन में यह भी द्वंद्व चलता रहता है कि कुछ समाज के लिए भी किया जाए। मतलब अपने लिए तो ये मध्य वर्ग सोचता ही है, अपने लिए तो सोचता ही है, लेकिन ये समाज के लिए भी सोचता हुआ नजर आता है, समाज के लिए भी सोचता है, समाज के लिए भी सोचता है, ठीक है। अब जब ये मध्य वर्ग, अब ये क्यों सोचता है ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये मध्य में खड़ा है, ना तो ये उच्च वर्ग में है ना ये निम्न तबके में गिना जा रहा है। तो ये जब उच्च वर्ग की ओर बढ़ता है ज़्यादा, तो इसको लगता है मैं अपने लिए ही ज़्यादा कुछ सोच रहा हूँ, समाज के लिए कम सोच रहा हूँ। और जब ये समाज के लिए ज़्यादा सोचता है तो इसको लगता है कि मैं वो शान शौकत से नहीं जी पाऊंगा, उस शान शौकत से नहीं चल पाऊंगा जिस तरीके से उच्च वर्ग चलता है। तो इसके मन में ये द्वंद्व हमेशा रहता है कि अपने लिए जिया जाए या समाज के लिए जिया जाए। ये द्वंद्व मुक्तिबोध ने अपनी रचनाएं जो हैं अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस में इसी द्वंद्व को उजागर किया है, और इसी द्वंद्व को श्रीकांत वर्मा ने भी अपनी रचना मगध में दिखाया है, ठीक है। अब इसी को मुक्तिबोध ने कहा है कि जब ये मध्य वर्ग अपने लिए चले तो इसको कहते हैं आत्मचेतस कहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है जिसको बोलते हैं आत्मचेतस। जब ये मध्य वर्ग समाज के लिए चले तो उसके लिए उन्होंने एक वर्ड बताया है, जब विश्वचेतस, विश्वचेतस, ठीक है। तो जब ये मध्य वर्ग अपने लिए चलेगा तो आत्मचेतस, जब ये मध्य वर्ग समाज के लिए चलेगा तो हो जाएगा विश्वचेतस। अब मध्य वर्ग हमेशा इसी द्वंद्व में रहता है कि अपने लिए चलें कि समाज के लिए चलें, अपने लिए चलें कि समाज के लिए देखें, खुद को देखें कि लोगों को देखें। अब यही समस्या को उजागर किया है मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में और श्रीकांत वर्मा ने अपनी रचनाओं में, और यही सेम समस्या जो है वो महाभोज में मनु भंडारी ने सक्सेना के चरित्र के माध्यम से इसी समस्या को दिखाया है कि सक्सेना है जो इसी द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि अगर वो विशु की मौत का जिम्मेदार स्पष्ट रूप से जोरावर सिंह जो उन्होंने रिपोर्ट में माना है, अगर उसको रखते हैं तो उनकी बेदखली हो जाती है, उनको एक तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है, और जो दा साहब की हाँ में हाँ मिलाते हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। डीआईजी सिन्हा का प्रमोशन हो गया है, दत्ता बाबू को आगे
खर्चे के लिए, कागज के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, ठीक है। तो ऐसा जो दा साहब की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। महाभोज में जो सक्सेना है वो मध्य वर्ग से आने वाले उसी व्यक्ति, उसी चरित्र का प्रतिनिधि करते हुए नजर आते हैं कि समाज के लिए जिया जाए कि अपने स्वार्थों के लिए जिया जाए। और लास्ट में ये डिसीजन लेते हैं सक्सेना कि एक गलती उन्होंने कर दिया था जब उन्होंने अपने मित्र को अकेला छोड़ दिया था गोली खाने के लिए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जब कोई लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उन्होंने अपने मित्र को अकेला छोड़ दिया था और उन्होंने आत्मचेतस को ज़्यादा महत्व दिया था, स्वयं को बचा लिया था और उनका मित्र जो है वो उस युद्ध में, उस लड़ाई में अकेले लड़ते लड़ते मर गया था, ठीक है। तो उन्होंने आत्मचेतस को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब इसी गलती को वो दोहराना नहीं चाहते हैं और वो आत्मचेतस से विश्व चेतस हो जाना चाहते हैं। और यही कुछ महाभोज में दिखाया है और इसी बात को व्यक्तित्वांतरण कहते हैं। मुक्तिबोध व्यक्तित्वांतरण, व्यक्तित्वांतरण कहते हैं इसी बात को, ठीक है। व्यक्तित्वांतरण कहा जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मुक्तिबोध की शब्दावली में कहें तो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का व्यक्तित्वांतरण हो गया है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जब आत्मचेतस से जब मध्य वर्ग विश्व चेतस की ओर बढ़ता है तो उसका व्यक्तित्वांतरण हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। एक बार इसको सही से लिख देता हूँ, व्यक्तित्वांतरण। तो ये चीज़ आपको तुलनात्मक अध्ययन ध्यान रखना है। जब भी सक्सेना के संदर्भ में आप कोई बात करो तो आप वहाँ पर तुरंत मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस और श्रीकांत वर्मा की रचना मगध का जिक्र करके अपने कंटेंट को इफेक्टिव बना सकते हो। होपफुली ये आत्मचेतस, विश्व चेतस, व्यक्तित्वांतरण वाली ये जो बात है ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर लाइन लिखी है कि लेखिका की समस्या ठीक वही है जो अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस कविताएं लिखते समय मुक्तिबोध के सामने है, और यह है कि बौद्धिक वर्ग जो है प्रायः सुविधाओं के सामने बिका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं आपको बता रहा था कि जो मिस्टर सक्सेना है वो दा साहब की हाँ में हाँ ना मिला करके वो विश्व चेतस होना स्वीकार कर लेते हैं और वो जो रिपोर्ट तैयार किए थे, जो उनके पास जो भी एविडेंस थे उसको लेकर के वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो आगे मतलब आगे मिनिस्ट्री में उसको प्रस्तुत करने पर विचार कर रहे हैं और जिसको लेकर के वो निकल पड़े हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आत्मचेतस को छोड़ करके विश्व चेतस की ओर बढ़ चले हैं और यही व्यक्तित्वांतरण हो गया है, ठीक है। तो अब इसी कंटेंट को किस तरीके से अपने आंसर में यूज करना है इस बात को आपको आना चाहिए, ठीक है। अब समाधान का संकेत क्या है इस उपन्यास में कि मतलब जैसे राजनीतिक रूप से भ्रष्ट व्यवस्था है, बहुत सारी विकृतियां हैं समाज में, तो क्या कुछ समाधान भी है? क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उस व्यवस्था के खिलाफ? तो पहला तो नाम बिसु का ही आता है कि जो लड़ते लड़ते शहीद हो गया है, जिसकी हत्या कर दी गई है। दूसरा नाम आता है विंदा का, जो अपने मित्र की मौत के लिए या समाज में परिवर्तन के लिए संघर्षशील है। अंत में भले ही हारता हुआ नजर आता है, अंत में विंदा को ही दोषी ठहरा दिया गया है, लेकिन विंदा के माध्यम से भी लेखिका ने समाधान का संकेत प्रस्तुत किया है। फिर सक्सेना के चरित्र के माध्यम से भी देखने को मिलता है कि सक्सेना के चरित्र के माध्यम से किस तरीके से समाधान का संकेत प्रस्तुत किया गया है। और सक्सेना जो है वो अब आगे अपने व्यक्तिगत हित को कम प्राथमिकता दे करके सामाजिक दायित्व की ओर ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लाइन आती है कि दिनेश को निहत्था अंग्रेजों की गोलियां खाने के लिए छोड़ आए थे और ये उनके मन में आज भी इस बात को लेकर के पश्चाताप है कि क्यों वो दिनेश का साथ नहीं दे पाए, क्योंकि तब उन्होंने आत्मचेतस होना ज़्यादा स्वीकार किया था, लेकिन अब वो विश्व चेतस हो जाना चाहते हैं, ठीक है। तो
ऐसा कुछ है और इस तरीके से सक्सेना का व्यक्तित्व अंतरण हो जाता है। तो लेखिका ने यहाँ पर संकेत भी दिया है बिसु के माध्यम से, बिंदा के माध्यम से और सक्सेना के माध्यम से। और यही बात जो उपन्यास की बिल्कुल शुरुआत में है कि दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्निलीक के लिए जो बिसु और बिंदा तक ही नहीं रुकी रहती। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आपका कि महाभोज के नामकरण को लेकर के प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में। तो नामकरण में आपको ध्यान रखना है कि नामकरण वाला जब भी क्वेश्चन आए तो इसकी भूमिका जब भी लिखो तो भूमिका में स्पष्ट रूप से आपको बताना है कि जो महाभोज नाम है वही मतलब उपयुक्त नाम है, क्योंकि जो मनु भंडारी ने जो उपन्यास का नाम रखा है इससे पूरा कथानक पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से महाभोज का जो नाम है उसी की भूमिका के पहले पैराग्राफ में आपको प्रशंसा करनी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि मतलब महाभोज के बारे में और भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि महाभोज का अर्थ बता सकते हो दूसरे पैराग्राफ में कि महाभोज उस भोज को कहते हैं जो किसी की मृत्यु पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, और फिर इसी को और व्याख्यायित कर सकते हो कि मतलब आखिर ये किसका भोज है। और उपन्यास के अंत में बहुत सारे भोज दिखाई भी पड़ते हैं कि डीआईजी सिन्हा के घर पर पार्टी हो रही है तो वहाँ पर एक भोज चल रहा है। दत्ता बाबू जो हैं उनको विज्ञापन और कम मूल्य का कागज मिल गया है तो वो पार्टी कर रहे हैं। तीसरा, सुकुल बाबू सरोहा में सबसे बड़ी रैली निकाले हैं तो उसका खुशी है। और जोरावर जो है वो हत्यारा होकर के भी सुरक्षित है तो वो भी पार्टी के मूड में है। ठीक है, तो और दत्ता बाबू जिनकी कलम जो है वो आग उगलती थी वो अब शांत हो गई है। और डीआईजी सिन्हा जो हैं वो आईजी बन गए हैं। इस तरीके तो हर जगह मतलब भोज दिखाया गया है लास्ट में। लेकिन ये जो भोज दिखाया गया है ये भोज किसका भोज है? ये बिंदा को मार डालने की तैयारी का या मिस्टर सक्सेना के निलंबित होने का? किसका भोज है? ये किस त्रासद अंत की ओर इशारा करता है? उन सब पर आपको बातचीत करना है जब ये वाला प्रश्न आए कि महाभोज के नामकरण की प्रासंगिकता वाला। और फिर उसके बाद रचना के आरंभ और अंत का जिक्र करना है कि आरंभ और अंत में भी इसी तरीके का जिक्र है कि कुछ भोज की तरफ ही इशारा करता है कि लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। और ये लावारिस लाश जो है सिर्फ बिसु की नहीं बल्कि प्रतीकात्मक अर्थ में या लोकतांत्रिक व्यवस्था की लाश है। ठीक है, तो महाभोज के नामकरण की प्रासंगिकता क्या है तो उसको आप उपन्यास के बहुत सारे घटनाक्रमों के माध्यम से आप बता सकते हो कि विभिन्न घटनाक्रमों के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था या भ्रष्ट व्यवस्था के ऊपर किस तरीके से नेताओं का या अपराधियों का किस तरीके से बोलबाला है, किस तरीके से वो उस भ्रष्ट व्यवस्था पर अपना भोज कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या पर आयोजित भोज नजर आता है। तो ऐसा कुछ बता करके आप उत्तर को व्यवस्थित कर सकते हो। ठीक है, तो महाभोज के नामकरण की प्रासंगिकता इस उपन्यास के विभिन्न घटनाक्रमों का जिक्र करके आप कर सकते हो। ठीक है, महाभोज की चरित्र योजना के बारे में बता देना है कि चरित्र जो है वो कथानक के अनुरूप समुचित हैं। और लेखिका ने जो चरित्रों को रखा है वो सिर्फ अच्छा या बुरा चरित्र नहीं है, अच्छाई और बुराई दोनों का मिक्स वाले चरित्र है और चरित्रों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की है। यही कुछ बातचीत करना है। भाषा शैली को लेकर के आप बता देना कि भाषा शैली जो है वो शिल्प का प्राण तत्व है और भाषा में तद्भव और देशज शब्दावलियों का प्रभाव नजर आता है। इसके अलावा कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है कि दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड, दा साहब बोलते हैं। या देशज शब्दावलियों में एक सेंटेंस आता है कि कबो कबो तो रात भर छटपट करे सरकार। ये हीरा का स्टेटमेंट है जो कि अवधी भाषा में बोल रहा है। सूत्र शैली का प्रयोग है कि फॉर्मूला, जिस हिसाब से मैथ में देखते हैं कि फॉर्मूला रहते हैं उसी तरीके से लाइफ में भी क्या कुछ विशेष जो फॉर्मूला हैं जिनके बेसिस पर
जिनकी मतलब एक वाक्य में ही बहुत सारा गूढ़ रहस्य छिपा होता है कि आवेश राजनीति का दुश्मन है, कुर्सी और इंसानियत में बैर है, मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला, बस एक सांस की डोरी। तो ये सूत्र शैली का भी प्रयोग है, ठीक है। बाकी मैंने अंडरलाइन किया है, एक बार आप देख लेना। महाभोज में नाटकीयता, यहाँ पर मैं ये वाला जब कभी प्रश्न आए यूपीएससी में कि महाभोज उपन्यास जो है वो नाटक के तौर पर कितना खरा उतरता है, तो यहाँ पर एक बात आप लिख सकते हो कि मनु भंडारी ने उपन्यास लिखने के बाद इसको नाटक के फॉर्मेट में भी लिखा था, ठीक है, ये बात आप लिख सकते हो। और मनु भंडारी उस तरीके की लेखिका हैं जो फिल्मों और टेलीविज़न में धारावाहिकों की समर्थ लेखिका रही हैं, तो उन्होंने महाभोज को भी नाटकीय स्वरूप दिया था। और नाटक जो होता है, नाटक में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होता है कि द्वंद्व को दिखाना, ठीक है, चरित्रों के मध्य द्वंद्व दिखाना। तो यहाँ पे जैसे दा साहब और शुक्ल बाबू का द्वंद्व है, ठीक है, मतलब चरित्र आपस में टकराने चाहिए, तभी नाटक देखने में मजा आता है, तभी नाटक का जो कंटेंट होता है वो प्रभावी माना जाता है। तो दा साहब और शुक्ल बाबू का द्वंद्व है, ठीक है, या फिर जो बिसु का संघर्ष आप दिखा सकते हो, बिंदा का संघर्ष समाज से दिखा सकते हो, प्रशासन से दिखा सकते हो, या मिस्टर सक्सेना का समाज से प्रशासन से द्वंद्व आप दिखा सकते हो, या स्वयं से जो उनका द्वंद्व रहा है, ठीक है। वो सब कहीं ना कहीं महाभोज की नाटकीयता को महत्वपूर्ण बनाते हैं। और मंचन के हिसाब से भी, कि रंगमंच के हिसाब से भी ये प्रभावी है कि दृश्य योजना का प्रयोग है, क्योंकि ये जो नाटक है ये दृश्यों में विभक्त है, ठीक है, तो उसका बता सकते हो आप। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाटकीयता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है द्वंद्व योजना, ठीक है। एक और दा साहब और शुक्ल बाबू का द्वंद्व, ठीक है। तो होपफुली ये सारे कंटेंट का यूज़ करके आपके पास महाभोज के ऊपर एक अच्छा कंटेंट हो जाएगा, और इसके माध्यम से आप यूपीएससी के जो भी प्रश्न आए हैं उनको आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। 2025 में भी यूपीएससी ने महाभोज पर प्रश्न पूछा है, उसको भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न, अभी मैं एक एक करके आपसे वो सभी प्रश्न डिस्कस करता हूं जो अभी तक यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि राजनीति और अपराध के आपसी संबंधों की औपन्यासिक प्रस्तुति के रूप में महाभोज पर विचार कीजिए। तो ये 2010 में पूछा गया था। तो इसमें आप इसकी जैसे भूमिका आपको लिखनी है, क्वेश्चन नंबर 1 की इसकी भूमिका लिखनी है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसकी भूमिका लिखनी है। तो इसमें आप लिख सकते हो स्पष्ट रूप से। अब मैंने भूमिका में आपको एक बात अच्छे स्पष्ट रूप से आपको बताई भी थी कि जब भी आप भूमिका लिखो तो ये ध्यान रखो कि भूमिका प्रश्नानुसार जरूर हो, क्योंकि तब एग्जामिनर को पूरी तरीके से ये समझ आ जाता है कि आप अच्छे से प्रश्न को समझ चुके हो, ठीक है। अब जैसे ये आपकी कॉपी है और आपको भूमिका लिखना है, ठीक है, तो भूमिका को प्रश्नानुसार बनाना है और आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे लिखते चले जाना है। फिर जैसे यहाँ पे पैरा कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद इसी के नीचे से दूसरा पैराग्राफ ऐसे आएगा, फिर इसी के नीचे से तीसरा पैराग्राफ, ऐसे कुछ आपको लिखना है, ठीक है। अब वो लिखना कैसे, क्या कुछ लिखना है इसमें, इस वाले प्रश्न में एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं कि राजनीति और अपराध के आपसी संबंधों की औपन्यासिक प्रस्तुति के रूप में महाभोज पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि महाभोज अब महाभोज 1979, मैंने आपको पहले कंटेंट लिखते पढ़ाते हुए भी अभी बता रहा था कि महाभोज 1979 हिंदी साहित्य का एक मिनट, हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण यथार्थवादी उपन्यास है जिसमें राजनीति और अपराध के बीच
अनैतिक गठबंधन, अनैतिक गठबंधन, अनैतिक गठबंधन को उजागर किया गया है, उजागर किया गया है, अनैतिक गठबंधन को उजागर किया गया है। मतलब कुछ इस तरीके का जिसमें भूमिका प्रश्नानुसार लगे कि हाँ प्रश्न को आपने समझ लिया है और इस भूमिका को 25 से 30 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, 25 से 30 शब्दों में। अब जैसे इस तरीके से आपने भूमिका लिख दिया, फिर इसके बाद आगे अपनी बात रखो कि महाभोज में किस तरीके से राजनीति और अपराध का गठजोड़ है, वो बात आप बताओ कि किस तरीके से है। तो आप बता सकते हो कि उपन्यास की, जैसे आप मुख्य भाग में आप कैसे लिखना है ये बात आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आप जैसे ये मुख्य भाग में ये लिख सकते हो कि उपन्यास की शुरुआत में बिसु की संदिग्ध मौत, बिसु की संदिग्ध मृत्यु का विवरण राजनीति और अपराध के गठजोड़ को दिखाता है, राजनीति और अपराध के गठजोड़ को दिखाता है, गठजोड़ को दिखाता है। अब यहीं पर अब जैसे ऐसे डैश लगा करके फिर लावारिस लाश को अब उद्धरण देना है। ठीक है, लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब फिर उद्धरण ऐसे। फिर उसके बाद दूसरी बात आपको बताना है कि अपराधियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको बताना है, अपराधियों को संरक्षण। अब जोरावर सिंह का वो स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, या दा साहब के बारे में लिख सकते हो कि दा साहब जो हैं वो दा साहब का दोगलापन आप हेडिंग बना करके लिख सकते हो कि दा साहब अपनी ही बात को अपने मन से किस तरीके से काट कर, वो वाला जो उदाहरण आया था वो लिख सकते हो। ठीक है, पुलिस और प्रशासन का किस तरीके से पतन हो रहा है, पुलिस और प्रशासन का पतन, उस बात को मुख्य भाग में लिख सकते हो। पुलिस और प्रशासन का पतन हो रहा है तो उस बात का जिक्र कर सकते हो। ठीक है, प्रेस और मीडिया किस तरीके से भूमिका अदा कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बात को दिखा सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये वाला प्रश्न जो है कि राजनीति और अपराध के आपसी संबंधों की औपन्यासिक प्रस्तुति के रूप में महाभोज पर विचार कीजिए, तो ये वाला प्रश्न आप कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। होपफुली क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभोज में समकालीन दलगत राजनीति का जन विरोधी चरित्र विश्वसनीय तरीके से उभारा गया है, इस बात की परीक्षा कीजिए। समकालीन दलगत राजनीति का, तो इसको भी अब प्रश्नानुसार बनाना है। ठीक है, अब इसमें लिखना है कि मनु भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास में समकालीन दलगत राजनीति के जन विरोधी चरित्र का अत्यंत विश्वसनीय और बेबाक चित्रण किया गया है, और यह उपन्यास जो है वो राजनीति के उस घिनौने चेहरे को उजागर करता है जहां जनता केवल एक वोट बैंक बनकर रह जाती है। तो ये बात आप स्पष्ट रूप से बता सकते हो। भूमिका मतलब इसको, भूमिका को हमेशा प्रश्नानुसार बनाना है। ठीक है, तो जैसे इसकी भूमिका लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, लिख देता हूँ एक बार, जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कि मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास महाभोज में, प्रश्न तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब समकालीन दलगत राजनीति का जन विरोधी चरित्र कि मतलब जो राजनीति हो रही है वो भले ही राजनीति में आए जनता के समर्थन से ही है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो बहुत जन विरोधी हैं। ठीक है, जन विरोधी चरित्र विश्वसनीय तरीके से उभारा गया है। ठीक है, तो मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास महाभोज में समकालीन दलगत राजनीति के
जन विरोधी चरित्र का अत्यंत विश्वसनीय, मतलब उससे सहमति दर्ज करना है प्रश्न से कि हाँ हाँ सही कह रहे हो एग्जामिनर, ये बात सही है कि दलगत राजनीति के जन विरोधी चरित्र का अत्यंत विश्वसनीय और बेबाक चित्रण किया गया है। अब इसी में कुछ एक दो लाइन कि यह उपन्यास राजनीति के उस घिनौने चेहरे को उजागर करता है जहां जनता केवल वोट बैंक बनकर रह जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ करके मतलब भूमिका 25 से 30 शब्दों में लिखना है इस वाले प्रश्न की। फिर उसके बाद जब इसकी मुख्य भाग लिखो तो मुख्य भाग में बता दो कि जैसे इसमें स्पष्ट रूप से बताओ कि दा साहब मुख्य भाग में दा साहब को लेकर के हो कि दा साहब जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर हैं और उनके लिए बिस्सू का मौत किस तरीके से एक राजनीतिक मौका है, इस और उपन्यास इसकी तरफ उपन्यास में इशारा किया गया। या शुक्ल बाबू को ले सकते हो कि शुक्ल बाबू बिस्सू की मौत को किस तरीके से चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये उपन्यास में दिखाया गया है। ठीक है, और वो वाला उद्धरण तुरंत कोट करना है कि नीलम तो अभी नीलम पहनने से संबंधित जो उद्धरण था तो उसका जिक्र कर सकते हो। ठीक है, और दा साहब का पाखंड दिखा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इसमें प्रशासन के स्तर पर, मीडिया के स्तर पर किस तरीके की राजनीति हो रही है, और एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को मार दिया गया तो उसका किस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसी बातों को बस बार बार दोहरा करके लिखना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि जैसे 15 मार्क्स का कोई भी प्रश्न हो तो 15 मार्क्स के प्रश्न को जैसे 3 पेजेस में लिखना होता है। ठीक है, तो 3 पेजेस में अगर इसको लिखना है तो एक पेज पर 2 उद्धरण आ जाएं। ठीक है, या पूरे प्रश्न में मान के चलो 4 उद्धरण आ जाएंगे या 4 से 5 उद्धरण तो ठीक रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि महाभोज उपन्यास में हमारे वर्तमान समाज और राजनीति का नकारात्मक यथार्थ वर्णन तो विश्वसनीय बन पड़ा है, लेकिन सकारात्मक पहलू हवाई आदर्श बन गया है। इस टिप्पणी के संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कीजिए। इस क्वेश्चन पे थोड़ा आपका विशेष ध्यान चाहिए। ये प्रश्न एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, कि महाभोज उपन्यास में हमारे वर्तमान समाज और राजनीति का नकारात्मक यथार्थ वर्णन तो विश्वसनीय बन पड़ा है। कह रहा है कि जो वर्तमान समाज और राजनीति का जो नकारात्मक चरित्र है, नकारात्मक चरित्र का मतलब कि जैसे दा साहब की कुटिलता हो गई, नकारात्मक चरित्र का मतलब जैसे दा साहब की कुटिलता, या जैसे संस्थानों का पतन हो गया जिसमें पुलिस व्यवस्था का पतन, प्रशासन का पतन, मीडिया का बिक जाना, तो इन सब संस्थाओं का पतन हो जाना। ठीक है, या जैसे किस तरीके से बिस्सू की मौत पर राजनीति हो रही है, वो तो नकारात्मक चरित्र तो बहुत अच्छे से दिखाया है, लेकिन जो सकारात्मक पहलू है कि समाज में क्या कुछ सकारात्मक चीज़ें भी चल रही हैं, ये अच्छे से नहीं दिखाया है। ये एक हवाई आदर्श बन गया है। ठीक है, इसको अच्छे से नहीं दिखाया है और ये एक हवाई सकारात्मक पहलू जो है एक हवाई आदर्श बन गया है। ये एक समीक्षक का कुछ समीक्षक ऐसा मानते हैं कि महाभोज में सिर्फ नकारात्मक चीज़ों पर ही ज़्यादा जोर दिया गया है, सकारात्मकता उतने अच्छे से नहीं दिखाई गई है। तो आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि नहीं, नकारात्मकता दिखाई गई है, ये बात सच है कि नकारात्मक जो विवरण है वो अच्छे से उभारा गया है, ये बात तार्किक है और ये बात उपन्यास में अच्छे से उभर करके भी आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उपन्यास में सकारात्मक पहलू को दिखाया ही नहीं गया है। सकारात्मक पहलू बिस्सू के माध्यम से दिखता है, बिंदा के माध्यम से दिखता है। हालांकि बिस्सू की मौत हो जाती है, बिंदा भी टूटता हुआ नजर आता है, लेकिन कोई ना कोई रहता जरूर है उपन्यास के अंत तक। जैसे सक्सेना के माध्यम से वो चिराग जलती हुई दिखाई देती है, जो सकारात्मक पहलू की चिराग है, जो बुझती हुई नहीं नजर आती है। और लेखिका स्पष्ट रूप से इसका जिक्र करती हैं कि दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्निलीक की तरह जो बिस्सू और बिंदा तक ही नहीं रुकती। तो समाधान का भी संकेत है, सकारात्मक पहलू को भी दिखाया गया है। तो वो अब इसमें कह रहा है कि इस टिप्पणी के संदर्भ में आप अपना तर्कपूर्ण पक्ष प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें आप स्पष्ट रूप से लिख देना कि यह कहना कि नकारात्मक यथार्थ विश्वसनीय है, मतलब आप लास्ट में इस बात का जिक्र करना कि इस बात से दो मत नहीं है कि सकारात्मक पहलू
का पक्ष थोड़ा कमजोर अवश्य है, किंतु सकारात्मक पहलू विभिन्न चरित्रों के माध्यम से नजर आता है। और फिर उसके बाद इसमें ये भी बता सकते हो कि ऐसा करने के पीछे मनु भंडारी की विफलता नहीं है, कि सकारात्मक पहलू अगर उन्होंने कम दिखाया है तो यह मनु भंडारी की विफलता नहीं है, ये यथार्थवाद की वजह से मनु भंडारी ने इस तरीके का विवरण प्रस्तुत किया है। क्योंकि 1967 के बाद से राजनीति में, पहले इससे पहले क्या होता था, एक ही पार्टी का वर्चस्व था। 1967 के बाद भारतीय राजनीति जो है वो बहुत उथल पुथल के दौर से गुजर रही होती है, और नेता या जैसे जो राजनीति में जो लोग हैं वो राजनीति के नए नए हथकंडे अपना करके सत्ता पाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से राजनीति में बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं, और इसीलिए मनु भंडारी ने नकारात्मक पहलुओं पर ज़्यादा जोर दिया है, सकारात्मकता को कम दिखाया है। ठीक है, और इसके माध्यम से मनु भंडारी की मंशा है कि वो पाठक को झकझोर दें और पाठकों तक उस राजनीति की जो यथार्थवादिता है वो अच्छे से पहुंच सके, और मतलब कुछ परिवर्तन आ सके। तो ये मंशा है, ये उद्देश्य है, इसलिए इसमें सकारात्मक पहलू जो है वो हवाई आदर्श कहना उतना उचित प्रतीत नहीं होगा, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि सकारात्मक पहलू कमजोर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ बात आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको एक बार मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि भूमिका में आप क्या लिखोगे। भूमिका में आप ये लिखना कि मतलब मनु भंडारी ने अपने इस उपन्यास महाभोज में नकारात्मक यथार्थवाद पर अत्यंत सघन और प्रभावशाली विवरण लिखा है, किंतु सकारात्मक सकारात्मक तत्वों पर भी विवेचन प्रस्तुत किया है। कुछ इस तरीके का मतलब जिक्र करना है, क्योंकि ये लिखना कि सकारात्मक पहलू हवाई आदर्श बन गया, ये एक्चुअली कुछ समीक्षकों का ये भी कहना है, लेकिन जो सामान्य जो राय बन गई है वो ये है कि सकारात्मक पहलू ऐसा नहीं है कि आया ही नहीं है, सकारात्मक पहलू आया है, लेकिन सकारात्मक पहलू कमजोर आया है। ठीक है, ये आपको बात कहनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मुख्य भाग में वही सारी बातें कि मतलब पहले तो इस खंड पर बात करना है कि हाँ, नकारात्मक यथार्थ वर्णन तो विश्वसनीय बन पड़ा है, पहले इस बात पे। फिर उसके बाद मुख्य भाग में कि सकारात्मक पहलू हवाई आदर्श बन गया है, यह कहना पूरी तरीके से तार्किक नहीं है, क्योंकि सकारात्मक पहलू बिसु, बिंदा और सक्सेना के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अपना तर्क दे देना कि ऐसा मतलब सकारात्मक की उपन्यास में राजनीति का नकारात्मक यथार्थ तो प्रभावशाली रूप से है, किंतु सकारात्मक विवरण भी नजर आता है, और यह सकारात्मक पहलू का कमजोर होना मनु भंडारी की विफलता नहीं है, यह यथार्थवाद का तकाजा है, कि मनु भंडारी यथार्थवाद को पूरी तरीके से लाना चाह रही थी, इसलिए ऐसा कुछ है। ठीक है, तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मुझे मैसेज करना, तो हम इस पर और बातचीत कर लेंगे इस प्रश्न पर, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही होगी तो। क्वेश्चन नंबर 4, एक राजनीतिक उपन्यास के रूप में महाभोज। अब जो हमने कंटेंट में जो राजनीतिक विकृति वाला जो कंटेंट पढ़ा था उसी को बस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, राजनीतिक विकृति वाला महाभोज उपन्यास को क्या एक सशक्त राजनीतिक उपन्यास का दर्जा दिया जा सकता है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चरित्र पात्रों के आधार पर समझाइए, ये इस पे समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो पात्रों के आधार पर बता देना है कि राजनीतिक उपन्यास है। ठीक है, महाभोज स्वतंत्रोत्तर भारतीय राजनीति की विकृति की पर्दाफाश का ज्वलंत दस्तावेज है, ये भी हो जाएगा। वही राजनीतिक विकृति ही है इन तीनों प्रश्नों में, और उसी को तोड़ मरोड़ करके प्रश्न के अनुसार बस बनाना है। ठीक है, महाभोज में समसामयिक अव्यवस्था का मात्र निदान है अथवा विधेयात्मक समाधान भी, तर्कपूर्वक समझाइए। अब जैसे ये वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2018 में आया था, इसमें कह रहा है कि उस समसामयिक मतलब वो तत्कालीन जो अव्यवस्था है उसका मात्र निदान मतलब होता है डायग्नोसिस होता है। ठीक है, डायग्नोसिस होता है, चीर फाड़ मतलब उसका डायग्नोसिस को उसे मतलब सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण, ये कह सकते हो। ठीक है, तो महाभोज में समसामयिक अव्यवस्था का मात्र निदान है
जो समसामयिक जो अव्यवस्था थी उसका मात्र उसका सूक्ष्म विश्लेषण है अव्यवस्था का, या अथवा विधेयात्मक समाधान है। विधेयात्मक समाधान मतलब कि कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन भी दिया गया है उस समस्या का। तो पहले तो यही बताना है कि हाँ मतलब भूमिका में इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाना है कि महाभोज ब्रैकेट में 1979 उपन्यास जो है वो मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें समसामयिक अव्यवस्था का अत्यंत सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण किया गया है, या कहें निदान किया गया है। किंतु निदान किया गया है, साथ ही साथ इस उपन्यास में विधेयात्मक समाधान की ओर भी संकेत किया गया है, ऐसा कुछ कह के आपको भूमिका लिखनी है। फिर मुख्य भाग में आपको बताना है कि व्यवस्था का निदान मतलब व्यवस्था का डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, तो मतलब किस तरीके से समसामयिक व्यवस्था का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। तो आपको बताना है कि राजनीति के अपराधीकरण को दिखाया गया है, ब्यूरोक्रेसी के पतन को दिखाया गया है, मीडिया के भटकाव को दिखाया गया है। तो इन सब के माध्यम से लगता है कि समसामयिक अव्यवस्था का मात्र निदान मतलब समसामयिक अवस्था का निदान किया गया है। और विधेयात्मक समाधान भी आपको बता देना है कि बिस्सू, बिंदा और सक्सेना के चरित्र के माध्यम से समाधान की ओर भी संकेत किया गया है। ठीक है, और वो वाली लाइन की दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्निलीक की तरह जो बिस्सू और बिंदा तक ही नहीं रुकती, तो वैसा कुछ जिक्र कर देना है। ठीक है, महाभोज की मूल संवेदना लिख लोगे। ठीक है, महाभोज का नामकरण हो जाएगा, महाभोज उपन्यास राजनीतिक विकृतियों हो जाएगा। 11 नंबर, मनु भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास में राजनीति में पिसते दलित समाज की दास्ता का जीवंत दस्तावेज है। अब दलित समाज की पिसते, अब देखो प्रश्न के अनुसार ही आपको कंटेंट लेकर के चलना है। अब दलित समाज की दास्ता का जीवंत दस्तावेज है, तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से कहना है कि मतलब इसकी भूमिका जैसे लिखना हो तो आप भूमिका में स्पष्ट रूप से लिख सकते हो कि मनु भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास में दलित और वंचित वर्ग किस तरीके से दलित और वंचित वर्ग का किस तरीके से सत्ता वर्ग के द्वारा या जमींदार वर्ग के द्वारा किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, इसको इस उपन्यास में प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पर दलित समाज राजनीति में पिसता हुआ नजर आता है। मतलब कुछ प्रश्न के अनुसार भूमिका को तैयार करके लिखना है। फिर उसके बाद इसके मुख्य भाग में आपको बताना है कि जो दलित समाज है कि उपन्यास की शुरुआत में दलित समाज से आने वाले ही एक व्यक्ति बिस्सू की मौत से उपन्यास की शुरुआत होती है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि दलित समाज ही राजनीति में एक मुद्दे के रूप में और एक वंचित वर्ग के रूप में दिखाया जाता है या उसका उपयोग किया जाता है, और दलित समाज किस तरीके से वोट बैंक बन रहा है, इस बात पर आपको मतलब सेकंड पैराग्राफ से आपको लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद बिस्सू पे थोड़ा बहुत लिखना है। फिर बिंदा पे आ जाना है कि बिंदा जो है वो भी दलित समाज से आता है, वो भी संघर्ष कर रहा है किंतु अंत में उसी को दोषी ठहरा दिया गया है। ठीक है, तो बिंदा पर फिर आ जाना है कि बिंदा जो है वो न्याय के संघर्ष के लिए किस तरीके से विफल हो गया है, इस बात को आपको बताना है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि किस तरीके से जो जोरावर है वो किस तरीके से दलितों के बारे में सोच रख रहा है, या मतलब दा साहब या सुकुल बाबू किस तरीके से कहते हैं कि नीची जाति वालों को मतलब इन नीची जाति वालों को ये नीची जाति वाले इसी तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके का जो शुक्ल बाबू का उद्धरण था या जोरावर का जो स्टेटमेंट था वो सब आप जिक्र कर सकते हो। ठीक है, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ इस उपन्यास में मतलब इस उपन्यास को जो कंटेंट है वो इस ओर इशारा करता है कि किस तरीके से राजनीति में दलित समाज पिस रहा है, और कह सकते हैं कि महाभोज उपन्यास राजनीति में पिसते दलित समाज की दास्ता का जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, तो ऐसा कुछ। और तो ये सभी 11 क्वेश्चन हो गए, और इसके अलावा एक 2025 में देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2025 वाले पेपर को।
2025 का ये पेपर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और 2025 में ये 8 के सी पार्ट में ये प्रश्न आया है जिसमें पूछा है कि महाभोज उपन्यास राजनीति और अपराध के आपसी गठजोड़ पर करारा प्रहार करता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये वही है प्रश्न जो 2-3 बार रिपीटेड प्रश्न है कि राजनीति और अपराध का आपसी गठजोड़ पर आधारित है। ये जो कंटेंट मैं 2010 वाले क्वेश्चन में या उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस में मैं बताया था, उसी कंटेंट का यूज़ करके आप अच्छे से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी बातें महाभोज उपन्यास की कंटेंट, क्या तुलनात्मक अध्ययन और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है प्रश्न लिखते हुए, प्रश्न को किस तरीके से अप्रोच करना है, वो सब मैंने आपको बताया। एक बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और कुछ भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आगे के सेशंस में जल्दी से लेकर के आऊँगा। और इसके अलावा और पीछे का जो भी कंटेंट है वो मुझे लगता है कि आप लोगों ने कवर अप कर लिया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दिव्या उपन्यास को पढ़ेंगे और दिव्या उपन्यास आप सबको पढ़ना है, उसके चरित्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना है। यूट्यूब पे कोई वीडियो हो जिसमें संक्षिप्त में दिव्या उपन्यास का घटनाक्रम अगर दिया हो तो उसको आप एक बार देख सकते हो। और बाकी का जो भी कंटेंट है और क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है ये सब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज के